हेलो बच्चों। तो अब हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी। बच्चों, प्रोबेबिलिटी कहने को अपने आप में एक चैप्टर है, लेकिन मैं इसे एक यूनिट से कम नहीं समझता हूं। आप खुद देखो, पहले हम लोगों ने ये चैप्टर 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा, ये चैप्टर 11th में पढ़ा, और इसके बाद ये चैप्टर 12th में भी है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 12th में भी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है, यानी कि अगर आप मैथ से रिलेटेड रहते हैं आगे, तो भी आपको ये चैप्टर और ढेर सारा पढ़ना पड़ेगा। चलिए, फिलहाल जितना हमारे कोर्स में है 12th क्लास के, वो तो हम लोग पढ़ते ही हैं। तो 12th क्लास का प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही उठता है बच्चों कि प्रोबेबिलिटी किसने डिस्कवर किया था। एक मैथमेटिशियन हुए हैं, ए कोलमोगोरोव। इन्होंने प्रोबेबिलिटी की सबसे पहली डेफिनेशन दी थी, और उस डेफिनेशन को हम लोग कहते हैं बच्चों एक्सियोमेटिक अप्रोच। उसको हम लोग कहते हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच। बच्चों, ये अप्रोच जो है आगे जाके फेल हो गई। अब इसके फेल होने की मेन वजह क्या थी, मैं आपको बताऊं। इसमें जो इवेंट्स होते थे प्रोबेबिलिटी में, वो सारे के सारे इवेंट हम लोग क्या करते थे, 1 by 1 कैलकुलेट करते थे, और ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस थी। तो इस प्रोसेस को ज़्यादा वेटेज नहीं मिली फ्यूचर के लिए। और एक मैथमेटिशियन और हुए हैं जिन्होंने बाइनोमियल थ्योरम दिया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन दिया, नाम था इनका बी पास्कल। तो बी पास्कल जो मैथमेटिशियन थे, इन्होंने बच्चों जो है एक अप्रोच दी, और उस अप्रोच का नाम रखा गया क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी कि इन्होंने जो डेफिनेशन दी वो बोली गई क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। और बच्चों, यही वाली जो अप्रोच है क्लासिकल अप्रोच, ये आगे कंटिन्यू हुई। अब बात आती है कि क्लासिकल अप्रोच क्या होती है। ठीक है, तो क्लासिकल अप्रोच मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्लासिकल अप्रोच होती है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी चीज की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी अगर आप निकाल रहे हैं, तो अकरेंस की प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। यानी ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। सपोज कर लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, फेवरेबल केसेस m है और टोटल केसेस n है, तो हम इसको m अपॉन n कह सकते हैं। ये फार्मूला था क्लासिकल अप्रोच का। अब इसके बाद बच्चों, प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट जो हमें आने चाहिए। एक तो ये होता है कि बेटा प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। अगर हम बात करें किसी चीज की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो मतलब बच्चों m अपॉन n 0 है। m अपॉन n 0 होने का मतलब बच्चों m 0 है। और m को हमने क्या बोला था, फेवरेबल केसेस। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों फेवरेबल केसेस 0 हैं। ऐसी इवेंट जिसके फेवर में कोई केस नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, इम्पॉसिबल इवेंट। अब इस इवेंट को मेरे प्यारे बच्चों, इम्पॉसिबल इवेंट का मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। एग्जाम्पल में इम्पॉसिबल इवेंट में क्या आएगा, जैसे मैंने आपसे कहा एक बैग में 10 वाइट और 5 ब्लैक बॉल हैं, एक बॉल निकालो और बॉल ग्रीन आए। तो बच्चों, अगर बैग में व्हाइट और ब्लैक बॉल है, ग्रीन बॉल है ही नहीं, तो फिर ग्रीन बॉल कहां से आ जाएगी। यानी फेवर में केस क्या होंगे, 0, टोटल केस कुछ भी हो, ओवरऑल 0 अपॉन समथिंग विल बी 0, तो प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी। इसके बाद अगर किसी चीज के आने की प्रोबेबिलिटी, अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 का मतलब हुआ बच्चों m अपॉन n 1 है। m अपॉन n 1 का मतलब बच्चों m इज इक्वल टू n है, और m इज इक्वल टू n का मतलब बच्चों
फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू टोटल केसेस। बच्चों, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर फेवरेबल केसेस टोटल केसेस इक्वल हो जाते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और ऐसी इवेंट को हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? श्योर इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक तो इसमें हम ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे एक बैग में 10 वाइट बॉल हैं, ठीक है, और उसमें से हमें एक बॉल निकालनी है और इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बॉल वाइट आएगी। तो भाई जब बैग में कुल मिला के 10 बॉल हैं, वो सब वाइट है, टोटल भी 10, नीचे भी 10, 10 से 10 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये केस हुआ हमारा श्योर इवेंट का केस। अब इसके बाद बच्चों एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आपने शोले मूवी देखी होगी, तो उसमें भी एक कॉइन पर दोनों तरफ टेल हुआ करता था, ठीक है। तो बंदा अगर हेड मांग रहा है तो नीचे तो 2 आएगा भाई, और हेड मांग रहा है हेड तो उसमें है ही नहीं, प्रोबेबिलिटी 0। तो फिर वो इवेंट कैसी होगी? इम्पॉसिबल। और अगर वो मांग रहा है टेल और दोनों तरफ टेल है तो टोटल भी 2 और फेवर में भी 2, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1। तो वो एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, क्योंकि मूवी तो सभी लोग देखते ही हैं, तो सभी को ये वाला एग्जाम्पल जो है ज़्यादा अच्छा लगता है, समझ में भी आता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया बच्चों श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में। इसके बाद बच्चों एक और इवेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? किसी एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी केसेस हों, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को क्या किया जाता है? फेंका जाता है। एक डाई को जब हम फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस में 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और क्या आ सकता है बच्चों? 6 आ सकता है। अब अगर हम बात करें 1 आने की प्रोबेबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों, 1 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। ठीक इसी तरीके से 2 आने की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/6 होगी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/6 होगी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/6 होगी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/6 होगी, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट में होने वाली सारी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर सेम है तो उन सारी इवेंट्स को हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। इसके बाद बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें और आ रही हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर यह आता है कि किसी चीज के आने की किसी अकरेंस प्लस नॉन अकरेंस, अकरेंस प्लस नॉन अकरेंस प्रोबेबिलिटी का सम बेटा 1 होता है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, आने की प्रोबेबिलिटी निकालना थोड़ा टफ होता है, तो वहां पर हम नॉन अकरेंस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल के उधर ले जाके 1 में से माइनस कर देंगे तो अकरेंस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट 1-2 फार्मूले और आ रहे हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है ए बार इंटरसेक्शन बी, ये सब फर्स्ट ईयर क्लास का रिवीजन करवा रहा हूं मैं आपको। ए बार इंटरसेक्शन बी, ए बार का मतलब है जिस इवेंट पर बार नहीं लगा है उसमें से, ये फॉर्मूला याद करने की टेक्निक है, जिस पर बार नहीं लगा है उसमें से दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें आप। सिमिलरली अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों ए इंटरसेक्शन बी बार का, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी बार का फॉर्मूला बनाऊंगा तो फिर मुझे लिखना होगा बेटा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 फार्मूले हैं। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर एक आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑड्स इन फेवर। कहीं पर भी अगर ऐसे लिखा हुआ है ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर का क्या मतलब होता है बच्चों? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का रेशियो फेलियर के साथ में, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का रेशियो किसके साथ में? फेलियर के साथ में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको बोल दूं
कि ऑड्स इन फेवर जो है वो 3:5 है, तो फिर मेरे प्यारे बच्चों उस इवेंट के अक्रेंस की यानी कि उसके होने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/3 दोनों का सम, यानी कि 3 + 5 इट विल बी 3/8, और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी, नॉन अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी होगी 5/, नीचे दोनों का सम 3 + 5, या हम ये कह सकते हैं इसको 5/, कितना 8, या हम ये भी कह सकते हैं जो यहाँ निकाला था 1 - 3/8, ये भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 5/8। तो ये बेटा ऑड्स इन फेवर लिखने का पैटर्न हो गया। इसके बाद आता है बेटा ऑड्स अगेंस्ट का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, फेलियर की प्रोबेबिलिटी का रेशियो किसके साथ, सक्सेस के साथ, फेलियर की प्रोबेबिलिटी का रेशियो सक्सेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों ऑड्स अगेंस्ट इज इन द रेशियो 2:3, तो इस इवेंट की नॉन अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी होगी, नॉन अक्रेंस यानी इसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/, बोले तो 2/, दोनों का सम, बोले तो 2 + 3 इट विल बी 2/5, और मेरे प्यारे बच्चों इसके जो अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी होगी, अक्रेंस की वो होगी बेटा 3/, दोनों का सम, बोले तो 3/5, it will also can be calculated 1 - 2/5 which will also be 3/5। तो ये बच्चों मैंने आपको बताया ऑड्स अगेंस्ट और ऑड्स इन फेवर के बारे में। इसके बाद बच्चों अब यहां पर आने जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम को हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, तो एडिशन थ्योरम का मैं रिवीजन करवा रहा हूं। जितना भी आज के वीडियो में पढ़ा रहा हूं ये सब फर्स्ट ईयर क्लास की प्रोबेबिलिटी का रिवीजन है। एडिशन थ्योरम बच्चों क्या होती थी, अगर आपको ध्यान हो, एडिशन थ्योरम बच्चों होती थी PA यूनियन B इज इक्वल टू PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। अब बच्चों यहाँ पे बहुत ढेर सारी बातें हमें और भी ध्यान रखनी है। ये जो हमारा A यूनियन B होता है इसके कई नाम और भी हैं। अगर हमें A यूनियन B निकालना है तो A यूनियन B है, अदरवाइज हम ये भी कह सकते हैं P एट लीस्ट वन ऑफ A एंड B। ये भी यूनियन का एक दूसरा नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी यूनियन ही है। आपने सेट्स में पढ़ा है यूनियन, ये वही वाला यूनियन है। उसमें हम लोग क्या करते थे, एक सेट A में कोई चीज है B में नहीं है एलिमेंट, तो भी A यूनियन B में आता था, B में है A में नहीं है तो भी A यूनियन B में आता था, दोनों में है तो भी A यूनियन B में आता था। तो यानी कि यूनियन में आने के लिए उसका इवेंट का कम से कम एक में होना जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों यूनियन का एक दूसरा नाम भी होता है, ये नाम याद रखना बहुत जरूरी इसलिए है मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक अप्लाइड प्रॉब्लम यानी कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होने की, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन होता है। और वर्ड प्रॉब्लम में नोटेशंस हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ना कि वो वर्ड्स में ना कि वो नोटेशंस में क्वेश्चन देते हैं, वो हमेशा वर्ड्स में क्वेश्चन देंगे। तो एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B का मतलब B A यूनियन B होता है, इस बात का ध्यान रखना है। इसी क्वेश्चन में अगर A और B हो जाए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिसको मैं अभी बताने वाला हूं इसके बाद ही, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो बहुत डिटेल में अभी डेफिनेशन समझाने वाला हूं व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अभी आ रहा है। बस तब तक आप इतना याद रखें मेरे प्यारे बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन होता है 5 नल सेट और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी क्या 0। तो जब भैया इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी
तो फिर ये जो हमारा फॉर्मूला है पी ए यूनियन बी, यानी कि जो हमारा यूनियन का फॉर्मूला है वो केवल पी ए और प्लस पी बी में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ये वाली वैल्यू यहाँ पे क्या लगा दी जानी है? 0 लगा दी जानी है। अगर इसी फॉर्मूले को हम लोग लिखें बेटा तीन केस में, थ्री केसेस में, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हम इसको कह सकते हैं पी ए प्लस पी बी और प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए एंड प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ए यूनियन बी यूनियन सी का मैंने आपको एडिशन थ्योरम के बारे में फार्मूला बताया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कह दें ये वाली बात कि अगर ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों यही फार्मूला हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ये उसी सिमिलर वे में हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भाई इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो जानी है 0। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपको मैंने एडिशन थ्योरम के बारे में बताया। बच्चों जब कभी हम कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे टर्म्स क्वेश्चन में बार बार आते हैं जो हमें जैसे सपोज करिए कि आपने कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन किया, तो प्रोबेबिलिटी में आपको कैसे वर्ड्स मिलेंगे? रैंडम या फिर एक्सपेरिमेंट या फिर इवेंट। इन बातों का क्या मतलब है ये सब भी हमें आनी चाहिए। जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया, जब मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। आना या ना आना वो अलग चीज हो गई। पहले मैंने जब कॉइन को टॉस किया तो ये मैंने किया एक एक्सपेरिमेंट। अब सपोज करिए कि मैंने कॉइन को टॉस किया और हेड आ गया, तो हेड का आना हुआ इवेंट। तो आप ये समझ लीजिए एक तो वर्ड यहाँ पर बार बार क्वेश्चंस में हमें मिलेगा क्या? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट वो होता है जो हम क्वेश्चन में करते हैं। और जैसे हेड आ गया, हेड का आना, ये हो गई एक क्या? इवेंट। हेड का आना हो गया एक इवेंट। और अगर हेड ना आए तो ये भी एक इवेंट है। इवेंट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इवेंट का अक्रेंस हम लोग अगर ए से लिखते हैं तो उसके नॉन अक्रेंस को हम लोग किससे लिखते हैं बच्चों? ए बार से लिखते हैं। अब बच्चों अगर मैं बात करूं, ये तो आपका था सारा का सारा रिवीजन था, और रिवीजन हमारा था ये एक प्रकार से 11वीं क्लास का। अब मैं 12th क्लास की तरफ अप्रोच कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां शुरू होने जा रहा है, टाइप ऑफ इवेंट। बच्चों 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी या जेई की प्रोबेबिलिटी अगर आप ग्रिप करना चाहते हो तो टाइप ऑफ इवेंट में 3 टाइप की इवेंट होती है मेरे प्यारे बच्चों। इन इवेंट्स को अच्छी तरीके से आपको ग्रिप करना है, क्योंकि अगर ये टाइप ऑफ इवेंट ग्रिप होती है तो फिर आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को पहचानने में देर नहीं लगेगी कि कौन सी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में कौन सी थ्योरम लगेगी। दरअसल 12th क्लास में बच्चों एक थ्योरम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, डिपेंडेंट इवेंट, एक थ्योरम है इंडिपेंडेंट इवेंट, एक थ्योरम है टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी, एक थ्योरम है बेस थ्योरम। बेटा किसी भी क्वेश्चन में कभी ये लिख के नहीं आएगा कि किस क्वेश्चन में कौन सी थ्योरम लगनी है। अब आपको क्या करना होता है? क्वेश्चन को पढ़ना होता है, और क्वेश्चन को पढ़ के हमें यह पता लगाना होता है कि ये किस टाइप ऑफ इवेंट पर डिपेंड कर रही है। हर टाइप ऑफ इवेंट के लिए पर्टिकुलरली एक थ्योरम है जो क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं होगा बाय यूजिंग दिस थ्योरम और बाय यूजिंग दैट थ्योरम। ये क्वेश्चन को पढ़ के हमें पता लगाना होगा, जिसमें बच्चों 3 टाइप तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। श्योर इवेंट जो हमेशा हो जिसकी प्रोबेबिलिटी 1, और बताया मैंने इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी ना हो जिसकी प्रोबेबिलिटी 0, एक बताया इक्वली लाइकली इवेंट, यानी ऐसी इवेंट सैंपल स्पेस में होने वाली सारी इवेंट की जब प्रोबेबिलिटी कैसी हो? सेम हो, तो हम बोलते हैं इक्वली लाइकली।
इसकी वर्डिंग से ही पता लग रहा है, इक्वली लाइकली बोले तो एक जैसी। अब यहां पर बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती हैं? इसमें देखिए, जब एक इवेंट हो और वो दूसरी इवेंट को रोक दे, मैं लिखता हूं इफ द occurrence of one event prevent the occurrence of another event, यानी कि एक इवेंट हो और वो प्रीवियस बोले तो रोकना, यानी कि एक इवेंट हो और वो दूसरी इवेंट को क्या कर दे, रोक दे, ना होने दे। या मेरे प्यारे बच्चों एक इवेंट के होने से दूसरी इवेंट का होना या ना होना ऑब्वियस हो जाए। जैसे मैंने कहा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीत गई मतलब इंडिया हार गई। अगर ये कहा जाए कि कॉइन टॉस हुआ, हेड आ गया मतलब टेल नहीं आया, डाई फेंकी इवन नंबर आ गया मतलब ऑड नंबर नहीं आया। यानी एक इवेंट हो और दूसरी इवेंट के बारे में हमारे बोलने से या ना बोलने से फर्क ही ना पड़े, उसका होना या ना होना क्वाइट ऑब्वियस हो जाए। अब यहां पर एक एग्जाम्पल भी देंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल इन थ्रोइंग ए डाई, एक डाई जब हम फेंकते हैं, ए गेटिंग एन, डाई फेंकेंगे बेटा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 की सैंपल स्पेस बनेगी, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ए स्टैंड फॉर, सपोज ए स्टैंड फॉर गेटिंग एन इवन नंबर। अगर मैं कह दूं गेटिंग एन इवन नंबर के लिए मैंने स्टैंड कर दिया ए, इसमें आ गया मेरे प्यारे बच्चों 2 4 6, और बी स्टैंड फॉर गेटिंग एन ऑड नंबर, इसमें अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों तो आ गया 1 3 5। ये जो ए एंड बी है, ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का सबसे बढ़िया एक एग्जाम्पल है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है दोनों में से कुछ भी कॉमन ना हो। पूरी दुनिया में बच्चों इसी बात की होड़ चल रही है। आप किसी शॉप पे जाते हैं, कोई जैकेट पसंद करो, कोई सूट पसंद करो, या लेडीज़ में खास करके ये होता है, ठीक है, कि कुछ ऐसा दिखाओ भैया जो एक्सक्लूसिव हो। एक्सक्लूसिव का मतलब है वो किसी और के पास ना हो। जैसे दीपिका पादुकोण के पास रणवीर सिंह एक्सक्लूसिव है, ठीक है, उस बंदे की सारी हरकतें भी एक्सक्लूसिव है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दुनिया में किसी से मैच नहीं करता। तो जब मैच नहीं करेगा, इसकी डेफिनेशन में ही एक फॉर्मूला इंप्लाई हो रहा है कि अगर इंप्लाई हो रहा है इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं देन उनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, उनका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 होगा, या हम ये कह सकते हैं इंटरसेक्शन उनका नल सेट होगा। नल सेट का बेटा नोटेशन क्या होता है, या तो खाली फाई लिखो या खाली ब्रैकेट बनाओ। आप ये नल सेट नहीं कह सकते जिसमें ब्रैकेट के अंदर 0 लिख दिया या ब्रैकेट के अंदर फाई लिख दिया, ये नल सेट नहीं है। नल सेट बोले तो जिसके सेट में कुछ भी कॉमन ना हो। अब इसमें बड़ी गलतियां करते हैं बच्चे गलती करते हैं, इंटरसेक्शन को 0 बोल देते हैं और फिर कंफ्यूजन। देखिए कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हम कर जाएं तो हमारी पूरे चैप्टर की पोल खुल जाती है कि हमारा बेसिक कैसा है। भाई सोचने की बात है, सेट्स में कभी भी आंसर में जो कुछ भी आएगा वो कर्ली ब्रैकेट में आएगा। आप यहाँ पे 0 लिख देने का मतलब साफ है कि आपको सेट की डेफिनेशन ही नहीं पता। दो सेट का कॉमन कभी भी 0 नहीं आ सकता। 0
ऐसे आ सकता है कि भाई एक सेट में 0 1 है और दूसरे सेट में 0 2 है, दोनों में कॉमन 0 हो जाए? ऐसे नहीं लिखेंगे ना आप, ये लिखने का तरीका गलत है। अगर इस केस में हमें इंटरसेक्शन लिखना ही होगा तो हम ब्रैकेट बना के लिखेंगे। तो दो सेट का इंटरसेक्शन, नल सेट हो, सिंगलटन सेट हो या कोई भी सेट हो, हमेशा ब्रैकेट बना के लिखा जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है। तो ये था बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 होगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, कॉइन टॉस करें हेड आ जाए मतलब टेल नहीं आया, टेल आ गया मतलब हेड नहीं आया। दो लोग रेस में गए, एक ए फर्स्ट आ गया, अब बी। देखिए ये एक एग्जाम्पल थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है क्योंकि रेस में दो लोगों में दोनों भी फर्स्ट आ सकते हैं। अगर एक साथ पहुंच जाए तो एग्जाम्पल मैं अपना वापस ले रहा हूं, आगे जाके दूसरी टाइप ऑफ इवेंट में दूंगा। तो ये था बच्चों टाइप ऑफ इवेंट में सबसे पहले हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब मैं बात करने जा रहा हूं बच्चों इंडिपेंडेंट इवेंट। आज हम लोग बच्चों टाइप ऑफ इवेंट कंप्लीट करेंगे और ये हमारा 12th क्लास का एक प्रकार से कह सकते हैं पहला वीडियो या फाउंडेशन वीडियो है। यानी इतना पढ़ने के बाद आप 12th क्लास का कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट टाइप ऑफ इवेंट भी 11th में थी, तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्टार्टिंग है जिसमें हम लोग 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी अभी भी रिवाइज कर रहे हैं। अब इसके बाद बच्चों मैं दूसरा यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं बच्चों? इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट, if the occurrence of one event does not depend on the occurrence of another event, occurrence of another event, यानी कि एक इवेंट का होने से दूसरी इवेंट पर उसका कोई फर्क ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल भाई अगर मैंने एक क्वेश्चन दो बच्चों को सॉल्व करने के लिए दिया, ठीक है, ए ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब आप बी के बारे में बताओ। बी इस क्वेश्चन को कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। जैसे एक टारगेट को दो लोग हिट कर रहे थे, पहले ए ने अटेम्प्ट लगाया, उसने टारगेट को सपोज कर लो कि हिट कर दिया, अब बी का चांस आया तो बी हिट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो यह यानी कि जब एक इवेंट का होना दूसरी इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड ना करता हो, ऐसी इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाती हैं। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो फिर मेरे प्यारे बच्चों उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ए इंटरसेक्शन बी, उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होती है। और अगर इवेंट बच्चों 3 हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये मेरे प्यारे बच्चों पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी होगी। और बेटा एंड सो ऑन, अगर ए बी सी डी 4 है तो उनकी प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी इंटू पी डी होगी। यानी इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट हैं, अब इंडिपेंडेंट क्या है? एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट के होने या ना होने से कनेक्टेड ना हो। जैसे एक क्वेश्चन दो लोगों को सॉल्व करने को दिया गया, एक मैथ में एक टारगेट को दो लोग हिट कर रहे हैं या दो लोग एक बुक के बारे में अपना रिव्यू दे रहे हैं। ए ने रिव्यू दिया कि भैया किताब बहुत अच्छी है, या दो लोग एक मूवी के बारे में रिव्यू दे रहे हैं, ए ने कहा कि मूवी बहुत अच्छी है, बी के बारे में बात चली। जैसे आजकल एक बड़ा इस समय शोर मचा हुआ है एनिमल मूवी पे, कल जो है वो क्या नाम है पार्लियामेंट में भी एक सांसद ने क्वेश्चनिंग की है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, उसने कहा कि इतनी जिसे कहते हैं ना कि एक हिंसावादी मूवी, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा मार धाड़ है और इस टाइप की मूवी बच्चों के दिमाग पर बहुत असर करती हैं।
तो ऐसे मूवीज़ को सेंसर बोर्ड कैसे कह देता है कि भाई ये दिखाई जाए, ठीक है, पास कैसे कर देता है। तो इसके साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस मूवी को ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है, यानी बच्चों को अगर आप लेके जा रहे हैं तो आप फिर आपको अनपढ़ बोला जाएगा। हालांकि मैं मूवी के फेवर में नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उसके रिव्यू कैसे हैं, क्योंकि मैंने वो देखी नहीं है, लेकिन मैं चूंकि न्यूज़ वगैरह से अवेयर रहता हूँ तो मैं वो कह रहा हूँ आपको। तो हर किसी के रिव्यूज़ अलग अलग होंगे, किसी को मूवी पसंद आ रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, तभी हिट जा रही है, और किसी को उसमें क्रिटिक्स तो जो होते हैं ना वो आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है। आप अच्छा करोगे तो भी क्रिटिसाइज करने वाले लोग होंगे, खराब करोगे तो फिर पूरी की पूरी जैसे कहते हैं पॉपुलेशन आपके पीछे ही पड़ जानी है, ठीक है। और पहली बात तो यह है कि बच्चों गलत और सही की कोई डेफिनेशन नहीं है, गलत और सही की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि भाई ये सही में आएगा और ये गलत में आएगा। तो इसके प्रिस्क्रिप्शन कई बार हम लोग इसके जैसे कहते हैं ना, इसका जो है मानक जो होता है, ट्रेडिशन जो होता है, वो हम कभी कभी अपने हिसाब से भी सेट कर लेते हैं, गलत या सही। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। मैंने आपको बताया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक इवेंट हो और वो दूसरे इवेंट से दूसरी इवेंट उससे होने से ऑब्वियस हो जाए, और इंडिपेंडेंट एक हो उससे दूसरी का कोई लेना देना ना हो, ठीक है, उसका दूसरी इवेंट का कोई लेना देना ना हो। तो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों इसके बाद, ठीक है, टाइप ऑफ इवेंट में लास्ट टाइप ऑफ इवेंट, और 11th क्लास का हमारा रिवीजन इस वीडियो में पूरा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर 12th का। और तीसरा इसमें टॉपिक, तीसरी टाइप ऑफ इवेंट आ रही है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या आ रही है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें यह आता है लेट एस बी द सैंपल स्पेस, let S be the sample space of any experiment. Let S be the sample space of any experiment, and let E1, E2, E3 dash 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 En are n events such that इन सारी इवेंट का यूनियन निकालो। तो क्या आएगा? E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डैश 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 टिल यूनियन En इज इक्वल टू S। और इसको बच्चों हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनियन EI। बुक्स में, फॉरेन बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है आपको, और I वेरी फ्रॉम 1 to N। इसका मतलब है I की जगह 1 लगाएंगे E1 यूनियन, I की जगह 2 लगाएंगे E2 यूनियन, एंड सो ऑन टिल En इज इक्वल टू S। देन E1 E2 E3 डैश 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 En आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, या बच्चों हम लोग इसको ये भी कह देते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये भी बोला जा सकता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब इस डेफिनीशन को, ये बुकिश लैंग्वेज में लिखी हुई डेफिनीशन है, तो जब ये डेफिनीशन हम लोग बताते हैं ना तो बच्चा उतना एंटरटेन नहीं करता, उसको उतना अच्छा समझ में नहीं आता। और अपनी बात को समझाने के लिए सोसाइटी में एक और प्रिस्क्रिप्शन है, और वो ये है, ट्रेडिशन है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम्पल से अपनी बात को समझाना। तो एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल को लेने के बाद आपको एग्जॉस्टिव इवेंट समझाते हैं। तो एग्जाम्पल ये लिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल इन टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, टॉसिंग ऑफ ए डाई, एक डाई को फेंका भाई, डाई को फेंकेंगे बच्चों तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आएगा। इवन मैंने एक यहां पे एक इवेंट स्टैंड कर दी, गेटिंग ए नंबर, ठीक है, लेस देन 3। तो इसमें क्या आएगा बच्चों? 1, 2, ठीक है। और E2 मैंने स्टैंड कर दिया, गेटिंग ए नंबर बिटवीन 2 and 5। इसमें क्या क्या आएगा बच्चों बताओ? 3, 4, ठीक है। और E3 एक इवेंट कह दी मैंने, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। इसमें आएगा मेरे प्यारे बच्चों 5, 6,
5,6। अब मैंने क्या किया ना, 3 इवेंट का यूनियन निकाला बेटा, E1 यूनियन E2 यूनियन E3। और यूनियन में क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑल रिपीटेड वंस। बोले तो 1,2 3,4 5,6। और ये आ गया भैया पूरा का पूरा सैंपल स्पेस। अब डेफिनेशन को बहुत ध्यान से सुनेंगे, बुकिश लैंग्वेज को हटा के दूसरी डेफिनेशन बताते हैं आपको। किसी एक सैंपल, किसी एक एक्सपेरिमेंट में जितनी भी आने वाली इवेंट हैं, सारी इवेंट का यूनियन, सारी इवेंट का क्या यूनियन, अगर वापस पूरा का पूरा सैंपल स्पेस दे दे, जैसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो उन इवेंट को E1 E2 E3 को म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स या सिर्फ एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहा जाता है। अब चूंकि डेफिनेशन थी इवेंट 2 भी हो सकती हैं, तो E1 यूनियन E2 ऐसा होगा, 3 होंगी E1 यूनियन E2 यूनियन E3 ऐसा होगा, 100 होंगी 100 का यूनियन ऐसा होगा, n होंगी तो n का यूनियन ऐसा होगा। चूंकि डेफिनेशन है तो डेफिनेशन तो जितनी इवेंट बने सबको ध्यान में रखते हुए होती है, इसलिए यहां n लिखना जरूरी था, लेकिन एग्जाम्पल में ऐसा जरूरी नहीं है। एक बात बच्चों यहां पर और आ रही है, E1 E2 E3 तीनों इवेंट्स एग्जॉस्टिव होने के साथ साथ ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं। देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो E1 E2 साइमल्टेनियसली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और E2 E3 में कॉमन कुछ नहीं है, E3 E1 में कुछ नहीं है, तो E1 E2 E3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और E1 E2 E3 म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हैं। सपोज कर लो कि अभी यहाँ पे 6 नहीं होता, सपोज कि यहाँ पे 6 नहीं होता और हम इन तीनों का यूनियन निकालते, तो उसमें भी यहाँ 6 नहीं आता, तो इनका यूनियन देखने पर हमें 5 पर रुकना पड़ता, यानी कि फिर उनका यूनियन पूरा सैंपल स्पेस नहीं देता, तो उन इवेंट को हम एग्जॉस्टिव इवेंट या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं कहते। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या सीखा हम लोगों ने, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है जब एक इवेंट हो और वो दूसरी इवेंट को रोक दे, ना होने दे, या एक के बारे में बोलते ही दूसरे के बारे में ऑब्वियस हो जाए हमारे बिना बोले। जैसे कॉइन टॉस किया, हेड आ गया मतलब टेल नहीं आया, डाई फेंकी इवन नंबर आ गया मतलब ऑड नंबर नहीं आया। ये तो हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और इंडिपेंडेंट क्या हुआ, एक हो दूसरे कोई लेना देना नहीं। जैसे ए को बी को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया, ए ने कर दिया, बी के बारे में बताओ, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। ए भी 2 लोगों को किसी एक बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक पर बोलने के लिए दिया गया, ए ने उस टॉपिक का सपोर्ट किया, तो जरूरी नहीं बी भी करे, बी कर भी सकता है और बी नहीं भी कर सकता। ये चीजें हुई इंडिपेंडेंट। और एग्जॉस्टिव में जिनका सबका यूनियन वापस सैंपल स्पेस आए। तो ये 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी शुरू करनी थी मुझे, और 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी शुरू करने से पहले, क्योंकि इसका कनेक्शन 11 से है, इसका थोड़ा सा कनेक्शन 90% 11 से है, 10% जो है 10 से है, तो इसलिए आपको एक प्रकार से मैंने एक रिवीजन क्लास दी। और इस रिवीजन क्लास में हमारा 11th और 10th का प्रोबेबिलिटी का सारा कंसेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर आप चाहें तो 11th क्लास की RD शर्मा बुक से आप लोग 1st, 2nd और 3rd और 4th एक्सरसाइज के हर एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट करके अगर आप 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी अगला लेक्चर देख के अटेंड करेंगे तो फिर आपके कंसेप्ट और अच्छे हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। यह था बच्चों प्रोबेबिलिटी वीडियो 1, कह सकते हैं कि क्लास 11 का रिवीजन, या कह सकते हैं 12th क्लास की स्टार्टिंग है। थैंक यू।